सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अभी घोषणा की है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। आपको याद होगा भी माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित किया है। हैदराबाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जैसे कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई और हैदराबाद इन दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी गई है 2021 के लिए। और अभी देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया। हैदराबाद में ही स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का निर्माण किया गया, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टेच्यू है, 216 फीट ऊंची है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको याद आएगा कि अभी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? गुरुग्राम में। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी? गुजरात की केवड़िया। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन में टॉप स्टेट था उत्तर प्रदेश। और अभी आपको याद होगा टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलता है। और अभी दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में, पॉलिसी में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी भी बना था। वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय कुमार सूद को। तो अभी प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं अजय कुमार सूद, उनको भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा मुझे बताओ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल है। और अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री बने थे। अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, रक्षा मंत्रालय में अभी नए सलाहकार कौन बने थे? विनोद जी खंडारे। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने? अजय भूषण पांडे। फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? अरुण चावला। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हर साल विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या रही इस बार की? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो 22 तारीख से लगातार 3 महीने हमने याद किए थे। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, जैव विविधता दिवस। अच्छा अर्थ से आपको एक और डे याद आएगा, अर्थ आर डे। ये मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। तो इस साल हमने इसे 26 मार्च को मनाया। और इसकी क्या थीम थी? शेप अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें। अच्छा बताओ पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992। कहाँ पे? रियो ब्राजील में। और अभी आपको याद होगा कि प्रभावी प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक शुभंकर लॉन्च किया था जिसका नाम है प्रकृति। और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और इसी तरह से महाराष्ट्र ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान अभी शुरू किया था? मांझी वसुंधरा अभियान। अच्छा हम तो डे वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करते हैं, साथ साथ बोलिएगा अगर याद हो तो। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी होता है, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस,
5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया था और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे मनाया और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और सियाचिन डे होता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस होता है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अभी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हेरिटेज डे मनाया और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। और अभी 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, उम्मीद करूंगा अब आपको याद होने लगे होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अप्रैल 2022 में इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो ये जो इनविक्टस गेम्स होते हैं ये पैरा गेम्स की तरह ही होते हैं। फर्क ये होता है कि इसमें वो पूर्व सैनिक भाग लेते हैं जो घायल या बीमार हुए हों। ये पहली बार कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था लंदन में। अभी 2022 में हो रहा है और ये 2022 वाला संस्करण 2020 वाला है। एक्चुअली में होना 2020 में था लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। तो अभी ये 2022 में 16 अप्रैल को शुरू हुआ जो कि 22 अप्रैल तक चला। कहाँ पे? हेग नीदरलैंड में। उसके अलावा ये अगले साल 2023 में कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा। और जब मैंने आपको बोला हेग नीदरलैंड तो आपको एक हेडक्वार्टर याद आ गया होगा। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फिडे चेस ओलंपियाड 2022 में ये कहाँ पे होंगे? ये भारत में होंगे पहली बार। और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। अभी वैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको पता ही है कहाँ पे होगा? कतर दोहा में। अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हुए? न्यूजीलैंड में हुए। और इसको जीत भी लिया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और अगर आपसे पूछे कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। उसके अलावा याद रखना कि 2024 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? यूएस और वेस्ट इंडीज में होंगे। आपको पता है अगले साल 2023 में जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अभी 2022 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुए थे कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुए थे जिसमें भारत विजेता रहा था और हमारे कप्तान उसमें कौन थे? यश धूल। और याद रखना पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 में। कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में अभी FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे जिसको नीदरलैंड ने ही जीता है जर्मनी को हरा करके। और अगले साल 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होंगे जो कि उसका 10वां एडिशन होगा वो कहाँ पे होंगे? चिली की कैपिटल सेंटियागो में। और एक और प्रश्न याद रखो कि 2023 में ही स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे, वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको साथ साथ बताए और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हैं जो अभी आपके रिसेंटली करंट अफेयर्स में रहे थे। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में कहाँ पर पहली बार एक सीवीड पार्क या यूं कह दे समुद्री शैवाल पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और कौन करेगा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो ये मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए देश में पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अच्छा, वैसे हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। और इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार हो सके। और इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। और पार्क से अभी आपको याद आएगा हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 2-3 दिन पहले कि विश्व में टोटल कितने ग्लोबल जियो पार्क्स हो गए हैं? तो आंसर होगा 177 हो गए हैं। अभी 8 नए शामिल किए गए थे। उस दिन मैंने मिस्टेक से 117 बोल दिया था लेकिन नेक्स्ट डे वाली क्लास में मैंने आपको करेक्ट भी करा दिया था और रिवीजन वाले वीडियो में भी मैंने आपको करेक्ट करवा दिया था। 177 आंसर होगा इसका, ध्यान रखना।
अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है इसकी? चेन्नई। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और इनकी अभी आत्मकथा आई है, उसका नाम है उंगलिल ओरुवन। यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। और अभी आपको याद होगा 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि चेन्नई में हुई थी, उसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहा था तमिलनाडु, पंजाब उपविजेता था। महिला वर्ग में रेलवे जीता था तेलंगाना को हरा करके। अभी तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती होती है, उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। डुगोंग जिसे सी काउ कहते हैं। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। और तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट भी बनेगा। और तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई थी। अभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको अभी TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा। और कब तक बना लेगा? 2025 तक। ये सुरंग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ेगा। और इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट योजक चलाया है। और कहाँ पे बनेगी ये सुरंग? तो शिंकुला दर्रा के नीचे बनेगी ये सुरंग। कितनी ऊंचाई पर? 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनेगी। इसीलिए कहा सबसे ऊंची, दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग बनेगी ये, जिसका नाम होगा शिंकुला सुरंग, जिसकी लंबाई है 4.25 किलोमीटर। याद रखना, ये दुनिया की सबसे ऊंची यातायात सुरंग होगी। और कौन बनाएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और इसकी पहली महिला कमांडर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपको याद आता होगा, इसने लद्दाख में लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर जो उमलिंग ला दर्रा है, वहां पे एक सड़क बनाई थी, जिसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला था दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए। और सुरंग की बात है तो आपको याद है, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी अटल सुरंग, जिसको रोहतांग टनल भी कहा जाता है, अटल टनल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी? 9.02 किलोमीटर है। और ये मनाली और लेह मार्ग पर स्थित है। और यहाँ से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आप याद करो। अभी इसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ पे बनेगी, तो आंसर होगा नॉर्वे में, जिसका नाम होगा स्टैंड शिप टनल। और चेनानी नाशेरी सुरंग आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे लंबी सुरंग है। लंबाई इसकी 9.2 किलोमीटर है। और इसका नाम बदल के क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा गया था सेला सुरंग कहाँ पर है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। और ये विश्व की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है। बाई लेन यानी कि आने वालों के लिए अलग, जाने वालों के लिए अलग। ये चाइना की सीमा के पास में स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो आंसर होगा मनोज कटियार। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है। और मनोज से आपको दो नाम और याद आएंगे। एक तो मनोज पांडे, जो कि अभी आपके नए आर्मी चीफ बने हैं। कौन से नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। और मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। और देवाशीष पांडा की बात करें तो इरडाई के नए अध्यक्ष बने हैं ये नाम भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में किस देश ने RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो सरमत याद रखना, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब क्यों बोला? जब एक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे में जाती है तो उसे बोला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल। इसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो 18,000 किलोमीटर है।
ये बेहद खतरनाक और विध्वंसकारी मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसका वजन ही 2000 टन से ज़्यादा है और ये दुनिया में किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। इसके ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक साथ 15 स्थानों पर हमला कर सकती है। तो अभी इसका सफल परीक्षण किसने किया? रशिया ने। सरमत मिसाइल इसका नाम है। इससे पहले आपको याद होगा रशिया ने जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। एक किंजल मिसाइल का भी परीक्षण किया था रशिया ने जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। और नॉर्थ कोरिया ने भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जिसका नाम था हवासोंग मिसाइल। इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है। और ब्रह्मोस मिसाइल किसकी है? ये भारत की है। भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया था और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अभी कौन सा पहला देश बन गया है इसे भारत से खरीदने वाला? तो आंसर होगा फिलीपींस। अच्छा, क्या भारत के पास भी कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आंसर होगा यस, अग्नि 5। इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये याद रखना, कुछ फैक्ट्स भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा पैट्रिच अची। तो अभी आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा, उन्होंने पैट्रिच अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। बाकी अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक और चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने गैब्रियल बोरेक। बात यहाँ पे आइवरी कोस्ट की है तो ये रहा मैप में आइवरी कोस्ट। इसकी कैपिटल योमोसोक्रो है, करेंसी है साउथ अफ्रीकी CFA फ्रैंक और प्रेसिडेंट है अलासेन ओटारा और प्रधानमंत्री बन गए पैट्रिच अची। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नरेश कुमार को। तो अभी IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? विजय देव का स्थान लेंगे। विजय देव ये खुद अभी चुनाव आयुक्त का पद संभालने वाले हैं। अच्छा, नरेश कुमार ये अभी तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे जो कि अभी दिल्ली के मुख्य सचिव बन गए, हमने पढ़ लिया। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बनेंगे? वो भी तो नए बनेंगे, तो उनका नाम है धर्मेंद्र, वो भी ध्यान रख लेना। अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर S राजू। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। और इनके नाम के एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे वो। नाम ध्यान रखना उनका भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर होगा PS येदियुरप्पा। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने घोषणा की है कि निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम पूर्व जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा उनके नाम पर रखा जाएगा। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद कर्नाटक में इसका जो रनवे है वो दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। किसका? शिवमोग्गा हवाई अड्डे का, जिसका नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे अब रख दिया जाएगा। आपको याद होगा हरियाणा में जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा गया। अभी भारत सरकार ने क्या कहा था कि 2025 तक वो कितने नए एयरपोर्ट बनाएगा? 2020। वैसे हमारे एयरपोर्ट मिनिस्टर कौन है? वैसे हमारे विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने फिनक्लूजन नामक पहल लॉन्च की है? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूजन नाम से एक पहल शुरू की है। आपको पता है वित्तीय समावेशन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसी से बना है ये फिनक्लूजन। और इस पहल का सीधा सा उद्देश्य है भारत के हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ना। आपको पता है ना, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? जनधन योजना। कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। और अगर यहाँ बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसने ग्राहकों के डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया था। अच्छा, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ये हमने मनाया 1 जुलाई को। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया, तो आंसर होगा व्लादिस्लाव येशपेंको। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कल वाला जो वीडियो है वो कल इवनिंग में अपलोड किया गया था, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। इन सबकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।